हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कुछ क्लासेस से हम गुप्त काल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और पिछली क्लास में हमने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल और उसकी उपलब्धियों के बारे में बात की। आज की क्लास में हम मेहरौली के लौह स्तंभ लेख के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इस स्तंभ लेख में किसी चंद्र नामक शासक की उपलब्धियों का उल्लेख हमें मिलता है और अलग अलग विद्वानों ने इस चंद्र नामक शासक की पहचान अलग अलग शासकों से की है और इस बारे में अपने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। तो वास्तव में ये शासक कौन था, इसी बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। आधुनिक दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान पर राय पिथौरा के प्राचीन दुर्ग में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ स्थित है, जिस पर संस्कृत भाषा और गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में 3 श्लोक उत्कीर्ण हैं। इनमें किसी चंद्र नामक शासक की प्रशंसा में विवेचन है और उसकी विभिन्न उपलब्धियों की ओर संकेत किया गया है, जैसे जिसने बंग भूमि में एकत्र होकर आए शत्रुओं के समूह को पराजित किया था, सिंधु के 7 मुखों को पार कर जिसने वाहलिकों को पराजित किया, उसके प्रताप के सौरभ से दक्षिण का समुद्र तट आज भी सुवासित हो रहा था, अर्थात उसकी दक्षिण विजय की स्मृतियां सुरक्षित थी। उसने अपने भुजबल से अधिराज्य की स्थापना की, लेकिन जिस समय यह लेख उत्कीर्ण करवाया वह राजा दिवंगत हो चुका था। चंद्र के सदृश मुख के कारण उसका नाम चंद्र था और वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था, जिसने विष्णु में मन लगाकर विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की। मेहरौली के लौह स्तंभ में उल्लिखित इस चंद्र के समीकरण का जो प्रश्न है वो बहुत ही विवादास्पद रहा है, क्योंकि उपरोक्त लेख में कोई तिथि का अंकन हमें नहीं मिलता, न तो राजा का पूरा नाम मिलता है और न ही कोई वंशावली मिलती है। फलस्वरूप इस राजा के समीकरण के प्रश्न पर विद्वानों में गहरा मतभेद रहा है और प्राचीन भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य तक चंद्र नामधारी जितने भी शासक हुए हैं, उन सब के साथ मेहरौली लेख के चंद्र का समीकरण स्थापित करने का विद्वानों ने अलग अलग प्रयत्न किया है। एच.सी. सेठ इस चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से करते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य वैष्णव मतानुयायी नहीं था और इस लेख की जो लिपि है वो भी गुप्त काल की है। राय चौधरी ने इस राजा की पहचान पुराणों में वर्णित नागवंशी शासक चंद्रांश से किया है, लेकिन चंद्रांश कोई इतना प्रतापी राजा नहीं था जो मेहरौली के चंद्र की उपलब्धियों का श्रेय प्राप्त कर सके। हर प्रसाद शास्त्री द्वारा इस राजा को सुसोनिया के लेख का चंद्रवर्मा बताया गया है, लेकिन यह समीकरण भी मान्य नहीं है, क्योंकि चंद्रवर्मा एक अत्यंत साधारण राजा था जिसे समुद्रगुप्त ने बहुत ही आसानी से उन्मूलित कर दिया। रमेश चंद्र मजुमदार के मतानुसार मेहरौली के लेख का चंद्र कुषाण नरेश कनिष्क के साथ समीकृत किया जाना चाहिए, क्योंकि उसी का बल्क पर अधिकार था, तथा खोतानी पांडुलिपि में उसे चंद्र कनिष्क कहा गया है, लेकिन कनिष्क बौद्ध मतानुयायी था और उसके राज्य का विस्तार दक्षिण में नहीं था, अतः यह समीकरण भी मान्य नहीं हो सकता। आयंगर बसाक जैसे कुछ विद्वान हैं, उन्होंने चंद्र को चंद्रगुप्त प्रथम बताया है, लेकिन यह भी असंगत लगता है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम का जो राज्य विस्तार है वो बहुत ही संकुचित था और पुनश्च बंगाल और दक्षिण की ओर उसका कोई प्रभाव नहीं था। कुछ विद्वानों ने चंद्र की पहचान समुद्रगुप्त से कर डाली है, लेकिन समुद्रगुप्त के साथ पहचान के विरुद्ध जो सबसे बड़ी आपत्ति है वो यही है कि इस लेख में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं मिलता, जबकि यह मरणोत्तर है। पुनश्च समुद्रगुप्त का एक नाम चंद्र रहा हो, इसका भी कोई स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण हमें नहीं मिलता। इस प्रकार ये सभी समीकरण एक न एक दृष्टि से असंगत और दोषपूर्ण प्रतीत होते हैं और इस विषय में उपलब्ध सभी प्रमाणों का अवलोकन करने के पश्चात मेहरौली लेख के चंद्र का समीकरण चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के साथ करना सर्वाधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। मेहरौली लेख की पंक्तियों का अगर हम ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तो उसके उपरांत हमें चंद्र नामक शासक की जिन उपलब्धियों का पता चलता है, अगर उन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के पक्ष में लागू करें तो वे सर्वथा तर्क संगत प्रतीत होती हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख से ये पता चलता है कि उसने चंद्रवर्मा को परास्त कर बंगाल का पश्चिमी भाग, जहाँ बाकुंडा जिला स्थित है, जीत लिया था। कुमारगुप्त प्रथम के लेखों से ये पता चलता है कि उत्तरी बंगाल पर भी उसका अधिकार था और यहाँ पुंड्रवर्धन गुप्तों का एक
प्रांत था। स्वयं कुमार गुप्त प्रथम ने कोई विजय नहीं की थी, तो ऐसी स्थिति में यही मानना तर्कसंगत प्रतीत होता है कि उत्तरी बंगाल का क्षेत्र चंद्रगुप्त द्वारा ही जीतकर गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया था। समुद्रगुप्त के समय गुप्तों की पूर्वी और उत्तरी पूर्वी सीमाओं पर 5 राज्य थे: समतक, डवा, कामरूप, कृतपुर तथा नेपाल। इन्होंने उसकी अधीनता मान ली थी और लगता है कि रामगुप्त के निर्बल शासन में ये राज्य पुनः स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपना एक संघ बना लिया और इसी संघ को बंगाल के किसी युद्ध क्षेत्र में परास्त कर चंद्रगुप्त ने उत्तरी बंगाल को जीत लिया। और इसी घटना का उल्लेख काव्यात्मक ढंग से मेहरौली लेख में किया गया है। संभवतः ये जो विजय थी उसके राज्यकाल के अंत में की गई थी और यही वजह है कि इसकी पुष्टि किसी अभिलेख अथवा सिक्के से नहीं हो पाती। वाहलिक शब्द का जहाँ तक प्रश्न है, इससे तात्पर्य निश्चय ही बल्क बैक्ट्रिया से है, लेकिन यहाँ इससे तात्पर्य बैक्ट्रिया देश से कदापि नहीं है। और भंडारकर ने रामायण और महाभारत से प्रमाण प्रस्तुत करते हुए ये सिद्ध कर दिया है कि प्राचीन काल में पंजाब की व्यास नदी के आसपास का क्षेत्र भी वाहलिक नाम से प्रसिद्ध था। रामायण के अनुसार वशिष्ठ ने भरत को बुलाने के लिए केकई देश को जो दूत मंडल भेजा था, वो वाहलिक प्रदेश के बीच में से होकर गया था। वहाँ पर उसने सुदामन पर्वत, विष्णुपद, विपाशा और शालमली नदी के भी दर्शन किए थे। तो इससे स्पष्ट है कि यहाँ पंजाब की व्यास नदी के समवर्ती क्षेत्र को ही वाहलिक कहा गया है। महाभारत में इस क्षेत्र को वाहिक कहा गया है और टॉलेमी ने भी इसे वाहिक कहा है, जिसका अर्थ है 5 नदियों की भूमि। और इसका प्रमुख कारण ये था कि यहाँ पर कुषाणों का निवास था, जो पहले बख्त पर शासन कर चुके थे, फिर पंजाब में आकर बस गए थे, इसलिए कुषाणों को भी वाहलिक कहा जाने लगा। मेहरौली लेख के वाहलिक का तात्पर्य परवर्ती कुषाणों से है, जो गुप्तों के समय में पंजाब में निवास करते थे। समुद्रगुप्त को उन्होंने अपना राजा मान लिया था। रामगुप्त के काल में शकों के साथ साथ उन्होंने भी स्वयं को स्वतंत्र कर दिया। चंद्रगुप्त ने शकों का उन्मूलन करने के उपरांत पंजाब में जाकर कुषाणों को भी परास्त किया और इसी को वाहलिक विजय की संज्ञा दी गई है। सिंधु के 7 मुखों से तात्पर्य उसके मुहाने से है, जहाँ उसकी 7 पृथक पृथक धाराएं थी। सिंधु के मुहाने से होते हुए उसने पंजाब में प्रवेश किया होगा तथा वाहलिकों या कुषाणों को परास्त किया होगा। सुधाकर चट्टोपाध्याय के अनुसार मेहरौली लेख परोक्ष रूप से चंद्रगुप्त के शक विजय की भी सूचना देता है। शक क्षत्रप रुद्रदामन द्वारा निचली सिंधु घाटी को कुषाणों से जीता गया था और इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि परवर्ती कुषाणों में से किसी ने फिर से इस भाग को शकों से जीता हो। तो यहाँ गुप्त काल तक शक सत्ता बनी रही। चूंकि चंद्रगुप्त ने शकों के राज्य को जीता, वह स्वाभाविक रूप से सिंधु के 7 मुखों को पार कर गया। निचली सिंधु घाटी से ही उसने पंजाब में प्रवेश किया होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रसिद्धि दक्षिणी भारत में भी पर्याप्त रूप से विस्तृत थी। दक्षिण के वाकाटक और कदम कुलों में उसने अपना वैवाहिक संबंध स्थापित कर उन्हें अपने प्रभाव क्षेत्र में कर लिया था। उसकी पुत्री प्रभावती गुप्त के शासनकाल में तो वाकाटक लोग पूर्णतः गुप्तों के प्रभाव में आ गए थे। भोज के ग्रंथ श्रृंगार प्रकाश से ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने कालिदास को अपना राजदूत बनाकर कुंतल नरेश काकुत्स वर्मा के दरबार में भेजा था। कालिदास ने लौटकर यह सूचना दी कि कुंतल नरेश अपना राज्यभार आपके ऊपर सौंपकर मुक्त होकर भोग विलास में निमग्न है। क्षेमेंद्र ने कालिदास द्वारा रचित एक श्लोक का उदाहरण दिया है, जिससे लगता है कि कुंतल प्रदेश का शासन वस्तुतः चंद्रगुप्त द्वारा ही चलाया जाता था। इस विवरण से इतना तो स्पष्ट ही है कि दक्षिण के कुंतल प्रदेश पर चंद्रगुप्त का प्रभाव था और ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हीं प्रभावों को ध्यान में रखकर मेहरौली लेख के रचयिता ने काव्यात्मक ढंग से ये लिखा है कि चंद्र के प्रताप के सौरभ से दक्षिण के समुद्र तट आज भी सुवासित हो रहे हैं। मेहरौली लेख की अन्य विशेषताएं भी चंद्रगुप्त के पक्ष में सही प्रतीत होती हैं और इसके अनुसार चंद्र ने अपने बाहुबल द्वारा अपना राज्य प्राप्त किया। उसने चिरकाल तक शासन किया और वो भगवान विष्णु का महान भक्त था। रामगुप्त के समय में गुप्त साम्राज्य संकटग्रस्त हो गया था और यदि चंद्रगुप्त ने शकपति की हत्या नहीं की होती तो गुप्त राज्य शकों के अधिकार में चला जाता। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त ने अपने
बाहुबल से ही अपना राज्य प्राप्त किया था। उसने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया और इस प्रकार उसका शासन चिरकालीन रहा। वो विष्णु का अनन्य भक्त था, जिसके सर्वप्रिय उपाधि परम भागवत की थी। इस प्रकार मेहरौली लेख के चंद्र की जो सभी विशेषताएं हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय के व्यक्तित्व और चरित्र में हम देख सकते हैं। लेख की लिपि भी गुप्तकालीन है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी मृत्यु के बाद कुमारगुप्त प्रथम ने पिता की स्मृति में इस लेख को उत्कीर्ण करवाया था। लिपि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही इसमें चंद्रगुप्त के नाम का केवल प्रथमार्ध चंद्र ही प्रयुक्त किया गया है। उसकी कुछ मुद्राओं पर भी केवल चंद्र नाम ही प्राप्त है। अतः मेहरौली लेख को चंद्रगुप्त द्वितीय का मानने में विशेष कठिनाई नहीं उत्पन्न होती।